साथियों, मैं भानुप्रिया वैष्णव जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव महाअभ्यास, तो हम लेकर आए हैं महाअभ्यास सीरीज। इस महाअभ्यास में हम लोग डेली यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हमें ज़्यादा हेल्प मिले और वहाँ पर हम जो है आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं अभ्यास नहीं, महाअभ्यास। इसमें हम डेली यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए आगे रामबाण बैच, और ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का फुल ऑन कोर्स। इसमें आपको मिलने वाले हैं एमपीपीएससी प्री के वीडियो लेक्चर्स, साथ ही एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी यहाँ आपको मिल जाएगी, और साथ में नोट्स भी आपको यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। और ये है एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज, क्योंकि कुछ बच्चे मैक्सिमम लोग टेस्ट सीरीज तो लगाते ही हैं एग्जाम देने से पहले। कुछ टाइम पहले सभी लोग टेस्ट सीरीज लगाना प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सेल्फ इवेल्युएशन करना ज़रूरी है। कभी हम हो सकता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो रॉन्ग डायरेक्शन में हो, गलत डायरेक्शन में हो। तो ये पता करने के लिए हम लोग जो है टेस्ट लगाते हैं। तो इसीलिए जो है ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है, और इस टेस्ट सीरीज को पुराने पेपर्स को फुल ऑन रिसर्च करके, पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद पूरे साइकोलॉजिकल फिनोमिना के साथ इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। तो आप लोग ज़रूर ये टेस्ट सीरीज लगाएं। इसमें कुछ डेमो टेस्ट मिल जाएंगे आपको, पहले आप उनको प्रीफर करें। आपको अच्छा लगता है तो आप आगे जो है इसके बारे में सोच सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे यूनिट वाइज क्वेश्चंस की तरफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और ये जो है हम यूनिट वन के क्वेश्चंस इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आज हम यूनिट 1 के करेंगे, कल यूनिट 2 के करेंगे, फिर यूनिट 3 के करेंगे। ऐसे जो है हमारा रोटेशन चलता जाएगा। तो आज हम ओनली यूनिट 1 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और यूनिट 1 आप सभी जानते हैं, एमपी जो हिस्ट्री है, एमपी कल्चर वगैरह, ये सारा पोर्शन यूनिट 1 में है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। राजा चंड प्रद्योत कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है इसमें वैशाली, अवंती, कौशल या चेदी। अब देखिए और जल्दी से आंसर कीजिए। वैशाली, अवंती, कौशल या चेदी। तो काफी लोग यहाँ आंसर दे चुके हैं। करेक्ट आंसर है इसमें हमारा बी। कहाँ के शासक थे चंड प्रद्योत? तो वो थे अवंती के शासक, है ना। करेक्ट आंसर है इसका बी, अवंती के शासक थे। अब देखिए क्या ये अवंती क्या था? तो अवंती एक महाजनपद था। टोटल हम जानते हैं टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। उसमें से 2 महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश में थे, एक अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की 2 राजधानियां थी, एक उज्जैनी और एक महिष्मती। जो उत्तरी उज्जैनी था, जो उत्तरी अवंती था, उसकी राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी महेश्वर। उसके बाद है कौशल। तो कौशल जो ये भी एक महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। और चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चेदी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी सुक्तिमती। और जो वैशाली है, वैशाली खुद एक राजधानी हुआ करता था वज्जी महाजनपद की। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। और राजा चंड प्रद्योत के बारे में थोड़ी जानकारी और मैं दे दूं, तो जो चंड प्रद्योत है वो प्रद्योत वंश के संस्थापक हुआ करते थे। और ये जो राजा चंड प्रद्योत है, ये बिंबिसार और गौतम बुद्ध, इन दोनों के समकालीन थे ये शासक, है ना। और ऐसा भी माना जाता है कि ये हाथी पालन कला के विशेषज्ञ थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस अभिलेख का संबंध मौर्य काल से नहीं है? निम्न में से किस अभिलेख का संबंध मौर्य काल से नहीं है?
ऑप्शन है एरण, गुर्जरा अभिलेख, सारोमारो अभिलेख या पानगुराड़िया अभिलेख। किस अभिलेख का संबंध मौर्य काल से नहीं है? एरण अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, सारोमारो अभिलेख या पानगुराड़िया अभिलेख। तो करेक्ट आंसर है यहां पर हमारा ए, एरण अभिलेख, है ना। एरण अभिलेख सभी जानते हैं, एरण अभिलेख एक गुप्तकालीन अभिलेख है। एरण अभिलेख गुप्तकालीन अभिलेख है और इसमें पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो मिलते हैं एरण अभिलेख में। और दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो है, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हूण आक्रमण या हूण शासकों के बारे में भी एरण अभिलेख में उल्लेख मिलता है। तो दो चीजें महत्वपूर्ण है यहाँ पर, सती प्रथा का पहली बार उल्लेख एरण अभिलेख में मिला और हूणों के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और एरण अभिलेख कहाँ पर है? तो एरण अभिलेख है सागर में। एरण अभिलेख कहाँ है? सागर में। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। तो गुर्जरा अभिलेख, सारोमारो अभिलेख और पानगुराड़िया अभिलेख, ये तीनों जो अभिलेख है ये तीनों मौर्यकालीन है ना। ये तीनों मौर्यकालीन अभिलेख है। और गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर है? ये दतिया में है। सारोमारो अभिलेख सीहोर में और पानगुराड़िया अभिलेख ये भी सीहोर में है। तो बी, सी और डी ये जो तीन ऑप्शन है नीचे के, ये तीनों मौर्यकालीन अभिलेख है और जो एरण है वो हमारा गुप्तकालीन अभिलेख है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुतवार हुआ करता था? किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुतवार हुआ करता था? ऑप्शन है मंदसौर, कटनी, खजुराहो या मुरैना। मंदसौर, कटनी, खजुराहो या मुरैना, बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कुतवार, मुरैना। जो मुरैना है उसका प्राचीन नाम था कुतवार। कुतवार के अलावा इसको क्रांतिपुरी भी कहा गया है, बहुत सारी बुक्स में इसको क्रांतिपुरी नाम से भी देखा गया है। तो मुरैना का प्राचीन नाम था क्रांतिपुरी या कुतवार। अब बाकी जो है इनके भी देख लेते हैं कि इनके पुराने नाम क्या हैं। तो मंदसौर का पुराना नाम क्या था? दशपुर। मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर। कटनी का प्राचीन नाम मुडवारा, है ना। कटनी का प्राचीन नाम था मुडवारा। और खजुराहो का प्राचीन नाम खजूरवाहक। खजूरवाहक, है ना। खजुराहो का प्राचीन नाम खजूरवाहक। और चंदेल शासकों के समय में खजुराहो वाला जो क्षेत्र है इसको जेजाक भुक्ति भी कहा गया, ठीक है। तो जेजाक भुक्ति और खजुराहो, खजूरवाहक ये खजुराहो के नाम हो गए। क्रांतिपुरी या कुतवार मुरैना का नाम हो गया। मुडवारा कटनी और दशपुर मंदसौर। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? ऑप्शन है नन्नुक, विद्याधर, यशोवर्मन या श्रीहर्ष ब्रैकेट में सियक। कौन थे इनमें से चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। तो यहां पर करेक्ट आंसर है यहां पर सी, यशोवर्मन। क्या है करेक्ट आंसर? सी, यशोवर्मन। जो यशोवर्मन थे वो चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे, क्योंकि इनसे पहले जितने भी शासक थे वो प्रतिहारों के अंडर में काम करते थे, है ना। फिर यशोवर्मन ने प्रतिहारों से अपने आप को पूरा मुक्त कर लिया और ये पहले स्वतंत्र शासक कहलाए चंदेल वंश के। कौन से वंश के? चंदेल वंश के। और ये नन्नुक कौन थे? तो नन्नुक थे चंदेल वंश के पहले शासक या चंदेल वंश के संस्थापक। चंदेल वंश के संस्थापक थे राजा नन्नुक। चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे यशोवर्मन। और
जो विद्याधर थे वो भी चंदेल वंश के एक प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे, जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। और जो श्रीहर्ष सियक है वो परमार वंश के स्वतंत्र शासक थे। परमार वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे श्रीहर्ष सियक। ठीक है, अब ये क्लियर हो गए होंगे चारों ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सामने आपके, नवसहसांक चरित पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी नवसहसांक चरित पुस्तक? ऑप्शन है हलायुद्ध, धनिक, परिमल पदम गुप्त या धनंजय। हलायुद्ध, धनिक, परिमल पदम गुप्त या धनंजय, किसने लिखी? तो नवसहसांक चरित पुस्तक ये लिखी है परिमल पदम गुप्त ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, परिमल पदम गुप्त। ये जो परिमल पदम गुप्त थे ये परमार वंश में हुआ करते थे, एक कवि हुआ करते थे। परमार वंश में जैसे जो सिंधु राज थे, सिंधु राज एक शासक थे, उन्होंने नवसहसांक उपाधि धारण करी थी। फिर उनके ऊपर ही परिमल पदम गुप्त ने नवसहसांक चरित पुस्तक लिखी। ठीक है, तो इस पुस्तक का संबंध परमार वंश से है। उसके बाद देख लेते हलायुद्ध ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो हलायुद्ध ने पुस्तक लिखी अभिधान रत्नमाला। अभिधान रत्नमाला, अभिधान रत्नमाला पुस्तक किसने लिखी? हलायुद्ध ने। इसके बाद धनिक ने पुस्तक लिखी है धनंजय। धनंजय ने पुस्तक लिखी है दश रूपक। धनंजय ने पुस्तक लिखी 10 रूपक। और धनिक ने पुस्तक लिखी यशोरु पावलोक। यशोरु पावलोक, ये ध्यान रखेंगे। ये सारे जो चारों विद्वान या चारों जो कवि हैं, ये चारों कवि परमार वंश के समय में हुआ करते थे। उनमें से जो परिमल पदम गुप्त हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है नवसहसांक चरित, और ये पुस्तक इन्होंने परमार वंश के राजा सिंधु राज के ऊपर लिखी है। उसके बाद है हलायुद्ध। हलायुद्ध ने पुस्तक लिखी है अभिधान रत्नमाला। जो धनिक हैं उन्होंने लिखी है पुस्तक यशोरु पावलोक, और जो धनंजय हैं इन्होंने लिखी है पुस्तक 10 रूपक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को हराकर परमार वंश को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? प्रश्न कितना बढ़िया है, एक बार फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को हराकर परमार वंश को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? ऑप्शन है यहाँ पर परमादी देव, महलक देव, गांगेय देव या सिंधु राज। परमादी देव, महलक देव, गांगेय देव या सिंधु राज, किसने हराया? तो यहां पर देख लेते हैं हम, जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर है यहां पर हमारा बी, महलक देव। महलक देव। ठीक है, अब देखिए यहां प्रश्न में उन्होंने पूछा कि परमार वंश को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो सबसे पहले हमारा दिमाग ये सोचना चाहिए कि इन चारों में से परमार वंश का, किसी परमार वंश के शासक को हराकर ही परमार वंश को मिलाया होगा। तो पहले चारों ऑप्शन में आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा शासक है जो परमार वंश का है ना। तो परमार वंश के शासक यहाँ पर महलक देव है और सिंधु राज, ये 2 ही परमार वंश के शासक ऑप्शन में दिए गए हैं, जिसमें से करेक्ट आंसर है हमारा महलक देव। जो महलक देव थे वो परमार वंश के अंतिम शासक थे और सन 1305 में, कब? 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और महलक देव से युद्ध करके और जो परमार वंश था उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, अब उसके बाद बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सिंधु राज के बारे में अभी हमने पढ़ा कि सिंधु राज के ऊपर नवसहसांक चरित पुस्तक लिखी गई थी परिमल पदम गुप्त के द्वारा।
उसके बाद जो गांगेय देव है ये कलचुरी वंश के शासक है, बहुत प्रसिद्ध शासक है कलचुरी वंश के। और परमादि देव जो हैं ये चंदेल वंश के अंतिम शासक है ना। जो राजा परमादि देव है इन्हीं के दरबार में थे प्रसिद्ध योद्धा आलाउदल, है ना। आलाउदल इन्हीं के दरबार में थे। और फिर बाद में जो चंदेल वंश है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासन क्षेत्र में मिला लेता है परमादि देव को हराकर। ठीक है, तो परमादि देव चंदेल वंश के अंतिम शासक हैं, महलक देव परमार वंश के अंतिम शासक है। महलक देव को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने परमार वंश को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गांगेय देव कलचुरी वंश के शासक है और सिंधुराज परमार वंश के शासक है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक राजा भोज की नहीं है, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने सम्रांगण सूत्र, युक्ति कल्पतरु, कपूर मंजरी या श्रृंगार मंजरी। कितने बढ़िया ऑप्शन है, देखिए कौन सी एक पुस्तक राजा भोज की नहीं है, सम्रांगण सूत्र, युक्ति कल्पतरु, कपूर मंजरी या श्रृंगार मंजरी। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। देखिए ये जो क्विज है ना आपके सामने, ये बहुत ही मेहनत करके ये क्विज बनाई गई है। एक बार बना के देखिएगा तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो है क्वेश्चन बनाए कर आपके सामने लाए जाते हैं, तो इसका लाभ लेवें आप। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर है कपूर मंजरी, है ना। करेक्ट आंसर है यहां पर कपूर मंजरी। कपूर मंजरी ये राजा भोज ने नहीं लिखी है ना। तो फिर किसने लिखी है कपूर मंजरी? अगर ये राजा भोज ने नहीं लिखी है तो किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है प्रसिद्ध लेखक राजशेखर ने। किसने लिखी है? राजशेखर ने। इन्होंने कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा और बाल रामायण, ये तीनों पुस्तकें राजशेखर की है। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण। ठीक है, और जो ये बाकी तीन पुस्तकें ये है राजा भोज की, सम्रांगण सूत्र, युक्ति कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी। ये तीनों राजा भोज की और कपूर मंजरी किसकी है? प्रसिद्ध लेखक राजशेखर की। कपूर मंजरी के अलावा इनकी एक और पुस्तक है काव्य मीमांसा। दोनों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इतिहास तो है, इतिहास में तारीखें याद रखने में ही समस्या होती है, तो एक आध ऑप्शन सन को लेकर आता भी है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये प्रश्न। शेर शाह ने रायसेन दुर्ग पर कब्जा कब किया? प्रश्न थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनके लिए नहीं होगा टफ। ऑप्शन है आपके सामने 1543, 1561, 1556 या 1564। शेर शाह ने रायसेन दुर्ग पर कब्जा कब किया? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर है 1543। शेर शाह ने रायसेन दुर्ग पर कब्जा कब किया? 1543 में। इस समय जो रायसेन दुर्ग था उसके प्रसिद्ध शासक थे राजा पूरणमल। कौन थे? राजा पूरणमल, ये यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे। फिर राजा पूरणमल को झांसा देकर और शेरशाह सूरी ने रायसेन दुर्ग पर कब्जा कर लिया। ये तो हुई 1543 की बात। अब जो बाकी ये तीन ऑप्शन हैं, यहाँ पर तीनों ऑप्शंस ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको कुछ न कुछ नॉलेज मिले। यहाँ हर सन का किसी न किसी चीज से रिलेवेंस है। तो बताइए क्या हुआ 1556 में, क्या हुआ 1561 में, क्या हुआ? तो देखिए 1561 में क्या हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। इसमें क्या हुआ? इसमें अकबर और बाज बहादुर के बीच में युद्ध हुआ। अकबर और बाज बहादुर कब हुआ? 1561 में। 1561 में अकबर और बाज बहादुर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई। फिर अकबर बाज बहादुर को अपने दरबार में ले गए और वहां पर इनको नवरत्न में शामिल भी किया था अकबर ने, है ना। फिर देखिए 1556 क्या हुआ? 1556 में 1556 में रानी दुर्गावती,
1556 में रानी दुर्गावती और बाज बहादुर, रानी दुर्गावती और बाज बहादुर के मध्य युद्ध हुआ था, है ना, जिसमें जो रानी दुर्गावती है बहुत वैलियंट लेडी थी, बहुत ब्रेव लेडी थी, करेजियस थी। इन्होंने बाज बहादुर को हरा दिया था इस युद्ध में, है ना। तो 1556 में हुआ था रानी दुर्गावती और बाज बहादुर के मध्य युद्ध। और 1564 से तो आप मतलब बहुत ही ज़्यादा वाकिफ होंगे। 1564 में रानी दुर्गावती और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था, है ना। अकबर की तरफ से कौन सेनापति था, कमेंट कर दीजिए इस युद्ध में। तो रानी दुर्गावती और अकबर के मध्य युद्ध हुआ और इसमें रानी दुर्गावती ने जो है मतलब खुद ही तलवार लेके और घोंप दी थी अपने पेट में। और उसके बाद मतलब ये नहीं चाहती थी कि ये जो है दुश्मनों से जो है दुश्मनों के हाथों मारी जाए, तो इन्होंने शी चूज डेथ ओवर डिसऑनर। ओके, सो रानी दुर्गावती चूज डेथ ओवर डिसऑनर इन दिस बैटल ऑफ 1564। तो 1543 में क्या हुआ, शेरशाह ने रायसेन दुर्ग को जो है अपने कब्जे में कर लिया। 1561 में क्या हुआ, सारंगपुर का युद्ध हुआ जो अकबर और बाज बहादुर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। और जो अकबर थे उन्होंने फिर बाद में बाज बहादुर को अपने नवरत्नों में भी स्थान दिया। 1556 ये रानी दुर्गावती और बाज बहादुर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें रानी दुर्गावती ने बहुत ही वीरता के साथ बाज बहादुर को पराजित किया। और 1564 इसमें भी रानी दुर्गावती ने बहुत वीरता के साथ अकबर से युद्ध किया और फाइनली ये शहीद हो गई बाद में, ठीक है, 1564 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने, बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध किस जिले से है। काफी अच्छा प्रश्न है, सभी लोग पढ़ते भी हैं फ्रिक्वेंटली इसको। बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध किस जिले से है, मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर या बैतूल। कहां से है इनका संबंध, मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर या बैतूल। तो आंसर आने भी लग गए हैं। करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, शाजापुर। क्या है करेक्ट आंसर, शाजापुर। जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं, मध्य प्रदेश की भूमि पर इनका जन्म हुआ, शाजापुर जिले से इनका संबंध है। और प्रसिद्ध पुस्तकें भी बता दीजिए अब इनकी, ये बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी पुस्तकें बता दीजिए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, है ना, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उर्मिला, विनोबा स्तवन, है ना, कुमकुम, उर्मिला, विनोबा स्तवन, ये सी बहुत सारी इनकी प्रसिद्ध कविता हैं, है ना। और जो इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है वो है रश्मि रेखा। रश्मि रेखा, जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है इनकी सबसे प्रसिद्ध या सर्वश्रेष्ठ कृति है रश्मि रेखा। इसके अलावा कुमकुम, उर्मिला, विनोबा स्तवन, क्वासी, ये सारी इनकी जो है अन्य कृतियां हैं और इनका संबंध है शाजापुर जिले से। और एक और खास बात ये है कि इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया, मध्य प्रदेश और पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना योगदान दिया। साथ ही जो गणेश शंकर विद्यार्थी की एक वो मैगजीन थी, प्रताप नाम से एक मैगजीन थी, जिसके संपादक जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। लेकिन उनके बाद फिर जो प्रताप पत्रिका का संपादन जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने ही किया। और सबसे खास बात और ये है इनके बारे में कि ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है इसमें आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। बताइए, ये चारों पुस्तकें हैं, चंबल की छाती, वीरों का कैसा हो वसंत, पुष्प की अभिलाषा और हंसते हैं रोते हैं। इन चारों पुस्तकों में से कौन सी एक पुस्तक जो है
प्रसिद्ध लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है? जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग, आंसर बताइए। तो देख लेते हैं, यहां पर करेक्ट आंसर है हमारे सामने। करेक्ट है हमारे सामने ए, चंबल की छाती, है ना, क्योंकि इनका संबंध चंबल वाले क्षेत्र से ही है, श्योपुर से, है ना, श्योपुर जिले से इनका संबंध है। और इनकी पुस्तक कौन सी है? चंबल की छाती इनकी पुस्तक है। अब चंबल की छाती के अलावा और कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी है? तो देखिए, और इन्होंने लिखी है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, और लिखी है इन्होंने सतह से उठता आदमी, है ना, अमृत के घुट, और कामायनी एक पुनर्विचार, और ऐसे बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। तो ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा, चंबल की छाती, सतह से उठता आदमी, ये सारी पुस्तकें हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। अब ये बाकी पुस्तकें बताइए जरा, बाकी पुस्तकें किस लेखक की हैं? तो यहां पर देखिए, वीरों का कैसा हो वसंत, ये पुस्तक है सुभद्रा कुमारी चौहान की, बहुत फेमस कवयित्री हैं ये। सुभद्रा कुमारी चौहान की पुस्तक है वीरों का कैसा हो वसंत। और पुष्प की अभिलाषा, ये एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी की पुस्तक है, पुष्प की अभिलाषा। और हंसते हैं रोते हैं, ये है व्यंग्यकार, कौन? व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की पुस्तक है हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, तो ये चारों पुस्तकें आपके सामने, चारों याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन रीवा, नरसिंहपुर, चंदेरी और अमरकंटक। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा, नरसिंहपुर, चंदेरी या अमरकंटक? जल्दी से आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर है यहां पर आपके सामने रीवा। महामृत्युंजय का मेला कहां पर लगता है? ये लगता है रीवा में। अब बाकी जगहों के मेले भी बता दीजिए। तो नरसिंहपुर में कौन सा मेला लगता है? नरसिंहपुर में बरमान का मेला। कौन सा लगता है? बरमान का मेला। बरमान का मेला नरसिंहपुर। अभी मेंस में भी पूछा गया था बरमान का मेला, इससे पहले भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखें, बरमान का मेला नरसिंहपुर। चंदेरी में कौन सा लगता है? चंदेरी में लगता है जोगेश्वरी देवी का मेला। कौन सा मेला? जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी में। और अमरकंटक में बहुत ही फेमस, बहुत बड़ा मेला लगता है महाशिवरात्रि का मेला। महाशिवरात्रि का मेला ये लगता है अमरकंटक में। तो महामृत्युंजय का मेला रीवा, बरमान का मेला नरसिंहपुर, जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी और महाशिवरात्रि का मेला अमरकंटक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में शेख रमजान ने कहां से क्रांति का नेतृत्व किया? जल्दी से बताइए, 1857 की क्रांति में शेख रमजान ने कहां से क्रांति का नेतृत्व किया? सागर, होशंगाबाद, मंडला या खरगोन? सागर, होशंगाबाद, मंडला या खरगोन? सभी भली भांति इसका आंसर जानते होंगे, मतलब ये बहुत टफ क्वेश्चंस में नहीं आता है, नॉर्मल क्वेश्चंस में ही आता है। तो करेक्ट आंसर है इसका सागर। शेख रमजान ने कहां से क्रांति का किया नेतृत्व? सागर से। होशंगाबाद से किसने किया? दौलत सिंह ने। होशंगाबाद से किसने किया नेतृत्व? दौलत सिंह ने किया। और मंडला से किसने किया? जल्दी से बताइए, मंडला से किसने किया? मंडला से किया बहादुर सिंह और देवी सिंह ने। किसने किया? बहादुर सिंह व देवी सिंह ने किया। और खरगोन से किसने किया? खरगोन से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? खरगोन से मामा टंट्या भील ने।
खरगोन से क्रांति का नेतृत्व किया मामा टंट्या भील ने। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो मंडला है यहाँ से शंकर शाह ने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो जो शंकर शाह है उन्होंने गढ़ा मंडला से शंकर शाह ने नेतृत्व किया और मंडला से किया बहादुर सिंह और देवी सिंह ने। ठीक है, तो सागर से शेख रमजान, होशंगाबाद से दौलत सिंह, मंडला से बहादुर सिंह और देवी सिंह और खरगोन से मामा टंट्या भील, भारतीय रॉबिन हुड। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड ऑप्शन है आपके सामने मामा टंट्या भील, भीमा नायक, खाज्या नायक या कुंवर चैन सिंह। मामा टंट्या भील, भीमा नायक, खाज्या नायक या कुंवर चैन सिंह। जल्दी से आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर है यहां पर आपके सामने भीमा नायक, बी। निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, भीमा नायक को कहा जाता है। मामा टंट्या भील को क्या कहा जाता है? भारतीय रॉबिन हुड कहा जाता है। भारतीय रॉबिन हुड मामा टंट्या भील। ठीक है, और भीमा नायक को कहा जाता है निमाड़ का रॉबिन हुड। और जो कुंवर चैन सिंह है इनको कहा जाता है एमपी का मंगल पांडे। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह को। और ये कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के पहले शहीद माने जाते हैं कुंवर चैन सिंह और मध्य प्रदेश के मंगल पांडे। ठीक है, और खाजा नायक जो थे वो अमजेरा रियासत से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत मालवा में गाया जाता है? कौन सा लोकगीत मालवा में गाया जाता है? ऑप्शन है हीड गायन, आल्हा गायन, निर्गुणी गायन और बिरहा। हीड गायन, आल्हा गायन, निर्गुणी गायन और बिरहा। तो देखिए जल्दी से बताइए आंसर, वरना हम बताते हैं। करेक्ट आंसर है यहां पर आप लोगों के सामने, जल्दी से बता दीजिए। करेक्ट आंसर ए, हीड गायन। हीड गायन कहां पर गाया जाता है? मालवा में। मालवा में गाया जाता है हीड गायन। आल्हा गायन सभी जानते हैं, बुंदेलखंड। आल्हा गायन, विश्व का सबसे बड़ा लोकगीत कौन सा है? आल्हा गायन, है ना, बुंदेलखंड में गाया जाता है। और निर्गुणी गायन आप सभी जानते हैं निमाड़ में। निर्गुणी गायन निमाड़ का है। और बिरहा, विदेशिया ये सभी कहाँ के हैं? बघेलखंड के। बिरहा, विदेशिया, बघेलखंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक अभिलेख में गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है? किस एक अभिलेख में गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सूपिया अभिलेख, एरण अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और दशपुर अभिलेख। सूपिया, एरण, ग्वालियर या दशपुर, जल्दी से बताइए। आंसर दीजिए और क्विज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी क्विज का आप लोग रोज आनंद लेना चाहते हैं तो रोज इस समय आ जाइएगा आप लोग। रोज हम लोग जो है डेली यूनिट वाइज क्विज के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इससे निश्चित ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। देखिए लाभ मिलेगा तभी आप लोग यहाँ आएंगे, तो आपके लिए लाभ जैसी चीज़ ही बनाई गई है, तो आप ज़रूर इसका लाभ ले, बेनिफिशियरी बने इसके। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, सूपिया अभिलेख, है ना। किस अभिलेख में गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है? सूपिया अभिलेख में मिलता है। और कहाँ पर है ये सूपिया अभिलेख? कहाँ है कमेंट कीजिए। सूपिया अभिलेख ये है रीवा में। सूपिया अभिलेख कहाँ है? रीवा में। एरण अभिलेख सागर में। अभी शुरुआत में ही क्वेश्चन में हमने देखा था एरण अभिलेख सागर में है और पहले सती प्रथा के साक्ष्य इसमें मिलते हैं। और ग्वालियर अभिलेख, देखो ग्वालियर अभिलेख में जो हूण शासक मिहिर कुल है उनका उल्लेख मिलता है। किसका? मिहिर कुल का। हूण शासक मिहिर कुल। ऐसा इस अभिलेख में लिखा गया है कि मिहिर कुल ने मंदसौर में सूर्य मंदिर बनवाने के लिए कुछ दान किया था।
ऐसा उल्लेख यहाँ ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। और दशपुर अभिलेख ये मंदसौर में है। और रेशम बुनकरों की जानकारी यहाँ पर मिलती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है ये। पांडव वंश का शासन किस प्रदेश में था? पांडव वंश किस प्रदेश में शासन करता था? ऑप्शन बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ या मेकल प्रदेश। कहाँ था पांडव वंश का शासन? कमेंट कीजिए जल्दी से, आंसर बताइए, इंतजार है आपके आंसर का। करेक्ट आंसर है डी, मेकल प्रदेश। पांडव वंश का शासन किस प्रदेश में था? मेकल प्रदेश में था। मेकल प्रदेश अनूपपुर अमरकंटक वाला क्षेत्र है ये। अनूपपुर अमरकंटक यहाँ पर था पांडव वंश का शासन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदेल वंश के किस शासक ने मोहम्मद गजनवी का विरोध किया? चंदेल वंश के किस शासक ने मोहम्मद गजनवी का विरोध किया? देखो, जिन्होंने पहले पिछली प्रीलिम्स दी थी उनको आंसर आ चुका होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराने पेपर में पूछा गया था। ठीक है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन है आपके सामने, राजा धंग, नन्नुक, विद्याधर या जय शक्ति। बताइए जल्दी से आंसर। राजा धंग, नन्नुक, विद्याधर या जय शक्ति। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, विद्याधर। ठीक है, जो राजा विद्याधर थे इन्होंने मोहम्मद गजनवी का पूरा विरोध किया था, है ना। अब देखिए राजा धंग ये भी चंदेल वंश के शासक हैं और इन्होंने जितने भी जैन मंदिर हम देखते हैं खजुराहो में, जैसे कि जीननाथ, वैद्यनाथ, है ना, तो वो जो जैन मंदिर है वो राजा धंग ने बनवाए हैं खजुराहो में। नन्नुक जो है चंदेल वंश के प्रथम या चंदेल वंश के संस्थापक माने जाते हैं नन्नुक। और जय शक्ति ये चंदेल वंश के एक शासक हैं। इन्हीं के नाम पर जो इस चंदेल जो क्षेत्र था या खजुराहो वाला जो क्षेत्र था उसका नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। जेजाक भुक्ति। देखो ये जो जय शक्ति थे ना, इनके कजिन्स इनको जेजा के बुलाते थे, जेजा, और इनके नाम से ही क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा विद्याधर। विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? राजा भोज, विद्याधर, गांगेय देव या सिंधुराज। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर राजा भोज। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था और इन्होंने धार में सरस्वती मंदिर भी बनवाया। धार में सरस्वती मंदिर बनवाया और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। इसके अलावा साहित्य में तो आपने देखा ही कितनी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है, जैसे सम्रांगण सूत्र, है ना, युक्ति कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी जैसी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। निर्माण कार्य भी काफ़ी करवाए हैं और जो भोजताल है वो भी बनवाया इन्होंने। काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने करवाई है। उसके बाद विद्याधर ये अपने चंदेल वंश के शासक है जिन्होंने मोहम्मद गजनवी का विरोध किया था। गांगेय देव ये कलचुरी वंश के शासक हैं और सिंधुराज ये परमार वंश के शासक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कलचुरी वंश के किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किस शासक ने? कोक्कल देव, गांगेय देव, कर्णदेव या युवराज देव। निम्न में से किस एक शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अब कलिंग विजय के नाम से अशोक दिमाग में आ रहा होगा, अशोक तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, कर्णदेव, है ना। इनको लक्ष्मी कर्ण के नाम से भी जानते हैं। कर्णदेव इन्होंने कलिंग विजय की थी और कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और जो कोक्कल देव है ये कलचुरी वंश के संस्थापक है। ठीक है, अगला प्रश्न, बघेलिन महल का निर्माण किसने करवाया?
बघेलिन महल का निर्माण किसने करवाया? दलपत शाह, हृदय शाह, मधुकर शाह या संग्राम शाह? दलपत शाह, हृदय शाह, मधुकर शाह या संग्राम शाह? बताइए। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर किसने बनवाया बघेलिन महल? हृदय शाह ने। किसने बनवाया? हृदय शाह ने। कहाँ बनवाया? मंडला में, रानी चिमनी रानी के लिए। कहाँ बनवाया? मंडला में बघेलिन महल बनवाया। और दलपत शाह, ये देखो ये चारों शासक गोंड वंश के शासक है ना, ये शाह वाले चारों गोंड वंश के शासक है। और दलपत शाह इन्होंने रानी दुर्गावती से विवाह किया था, ठीक है, ये भी गोंड वंश के शासक हैं। और फिर मधुकर शाह, ये भी गोंड वंश के प्रसिद्ध शासक हैं। और संग्राम शाह, देखो मधुकर शाह जो है बुंदेला वंश में भी आते हैं, एक जिनके इस नाम पर मधुकर शाही तिलक जो है वो फेमस है। और ये मधुकर शाह एक गोंड वंश में भी आते हैं। फिर संग्राम शाह, ये भी गोंड वंश के शासक है। और संग्राम शाह ने 52 गढ़ों पर शासन किया था या 52 किले जीते थे, जिस कारण इन्हें 52 गढ़ाधिपति की उपाधि धारण की थी, है ना। तो 52 गढ़ाधिपति के नाम से जाने जाते हैं संग्राम शाह। और दलपत शाह रानी दुर्गावती से विवाह किया था। और हृदय शाह इन्होंने बघेलिन महल बनवाया मंडला में। अगला प्रश्न है, व्याघ्रदेव का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन बुंदेला वंश, चंदेल वंश, बघेल वंश या परमार वंश? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या है, व्याघ्रदेव का संबंध किस वंश से है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर व्याघ्रदेव का संबंध है बघेल वंश से। ये बघेल वंश के क्या है? संस्थापक हैं। बघेल वंश के संस्थापक है व्याघ्रदेव। बघेल वंश के संस्थापक है व्याघ्रदेव। चंदेल वंश के संस्थापक है नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। बुंदेला वंश के संस्थापक रुद्र प्रताप बुंदेला। रुद्र प्रताप बुंदेला, ठीक है। और परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज। उपेंद्र कृष्ण राज, ठीक है। बुंदेला वंश रुद्र प्रताप बुंदेला, चंदेल वंश नन्नुक, बघेल वंश व्याघ्रदेव और परमार वंश उपेंद्र कृष्ण राज। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है, गढ़कुंठार किस वंश की राजधानी थी? गढ़कुंठार किस वंश की राजधानी थी? बुंदेला वंश, बघेल वंश, गोंड वंश या कलचुरी वंश? बुंदेला वंश, बघेल वंश, गोंड वंश या कलचुरी वंश? जल्दी से बताइए आंसर। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ए, बुंदेला वंश। बुंदेला वंश की राजधानी थी गढ़कुंठार। देखो गढ़कुंठार जो है वो बुंदेला वंश से पहले खंगार वंश हुआ करता था। खंगार वंश की राजधानी थी गढ़कुंठार। उसके बाद वहां पर बुंदेला वंश आ गया। तो शुरुआत में इनकी राजधानी गढ़कुंठार थी, फिर बाद में बुंदेला वंश की राजधानी बन गई थी ओरछा, ठीक है। और बघेल वंश की राजधानी थी बांधवगढ़ और रीवा। बांधवगढ़ और रीवा, शुरुआत में बांधवगढ़ थी, बाद में रीवा चली गई। गोंड वंश की राजधानी, गोंड वंश के समय में तो बहुत सारी राजधानियां बदली, जैसे सिंघोरागढ़, चोरागढ़, गढ़मंडला, है ना। तो गोंड वंश की क्या क्या राजधानियां थी? सिंघोरागढ़, चोरागढ़, गढ़मंडला, ये सभी गोंड वंश की राजधानियां थी। और कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी, ठीक है। कलचुरी वंश का ऐसा था कि शुरुआत में ये महेश्वर वाले क्षेत्र में था, फिर बाद में ये फिर महेश्वर से इनकी शाखा जो है त्रिपुरी आ गई। तो त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी। अगला प्रश्न देखिए, मल्हार राव होलकर की मृत्यु कहां पर हुई? क्वेश्चन है आपके सामने, मल्हार राव होलकर की मृत्यु कहां पर हुई? राजगढ़,
मांडू, भिंड या हरदा? राजगढ़, मांडू, भिंड या हरदा? आराम से सोच के बताइए। मल्हार राव होलकर की मृत्यु कहां पर हुई? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका भिंड, आलमपुर भिंड में इनकी मृत्यु कहां पर हुई? आलमपुर भिंड में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु के पीछे ऐसा सुना है या ऐसा पढ़ा भी है कि जो कुम्हेर का युद्ध हुआ था, कुम्हेर के युद्ध में इनका बेटा जो था खांडेराव होलकर, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पुत्र शोक में या पुत्र वियोग में जो है काफ़ी बीमार रहने लगे। उसके अलावा इन्होंने जो बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे, उन युद्ध में भी इनको काफ़ी ज़्यादा घाव आ गए थे, तो उस वजह से भी बीमार थे और पुत्र शोक में भी काफ़ी बीमार हो गए। और दोनों का नतीजा ये रहा कि बाद में इनकी मृत्यु हो गई उपचार कराते समय आलमपुर भिंड में, है ना। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, पंजाब मेल हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? पंजाब मेल हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? 1923, 1916, 1931 या 1930? कब हुआ? 1923, 1916, 1931 या 1930? तो करेक्ट आंसर है यहां पर सी। ठीक है, 1931 में क्या हुआ था? पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था। यह हुआ था 23-24 जुलाई 1931 को। यह हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड, खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। ठीक है, कौन कौन जो है यहाँ पर गिरफ्तार हो गए थे इस हत्याकांड के बाद में, किस किस को क्या सजा हुई, ये आप लोग कमेंट में बताएं। उसके अलावा और देख लो 1916 में क्या हुआ? 1916 में हुआ सिवनी सत्याग्रह। 1916 में सिवनी सत्याग्रह। 1923 में झंडा सत्याग्रह जबलपुर से, 1923 में झंडा सत्याग्रह। और 1930 में जंगल सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह, ये दोनों हुए। और 1931 में एक चीज और हुई थी, है ना, एक चीज और हुई थी 1931 में, जिसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोलते हैं। चरण पादुका नरसंहार 1931, 14 जनवरी 1931 को हुआ था चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और 1931 में ही हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी? हीरापुर के राजा हृदय शाह, भरहुत के राजा मधुकर शाह, चंद्रपुर के राजा जवाहर सिंह या बानपुर के राजा मर्दन सिंह? थोड़ा सोचिए, समय मिल जाएगा आपको, सोचिए किसने इनमें से अंग्रेजों की सहायता की थी? तो यहां पर करेक्ट आंसर है आपके सामने डी, बानपुर के राजा मर्दन सिंह। बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों की मदद करी थी। सिर्फ बानपुर ही नहीं बल्कि दो शासक थे ऐसे, एक थे राजा बखत बली और एक थे बानपुर के राजा मर्दन सिंह। इन दोनों ने बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों की हेल्प की थी। लेकिन फिर अंग्रेजों ने बाद में इनको कुछ लालच वगैरह दिया था यहाँ पर, लेकिन फिर बाद में इनका जो है काम किया नहीं। फिर जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें फिर इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन बुंदेला विद्रोह में तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो क्या किया था बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने? इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज था कैप्टन हैमिल्टन। तो कैप्टन हैमिल्टन के कहने पर इन्होंने जो राजा मधुकर शाह थे, इसी बुंदेला विद्रोह में राजा मधुकर शाह, उनको जो है कैप्टन हैमिल्टन की मदद करी और उनकी मदद से
जो मधुकर शाह थे उनको पकड़वा दिया अंग्रेजों को, ठीक है। और फिर बाद में मधुकर शाह की हत्या कर दी गई अंग्रेजों द्वारा, है ना। तो जो बुंदेला विद्रोह था इसमें बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने अंग्रेजों की हेल्प करी थी। और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 25 नंबर का क्वेश्चन। प्रहलाद सिंह टिप्पानिया का संबंध किस प्रकार के लोकगीत से है? प्रहलाद सिंह टिप्पानिया का संबंध किस प्रकार के लोकगीत से है? क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है सामने, आल्हा गायन, हीड गायन, निर्गुणी गायन या नाथपंथी गायन। आल्हा गायन, हीड गायन, निर्गुणी गायन या नाथपंथी गायन। जल्दी से सोचिए, आराम से सोच के बताइए, आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है प्रहलाद सिंह टिप्पानिया, ये भी बहुत एक प्रसिद्ध चेहरा है, बहुत प्रसिद्ध नाम है ये। इनका संबंध है निर्गुणी गायन से, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है ये। तो निर्गुणी गायन से संबंध है प्रहलाद सिंह टिप्पानिया का। और किस क्षेत्र में गाया जाता है निर्गुणी गायन? तो ये गाया जाता है निमाड़ क्षेत्र में। और नाथपंथी गायन ये भी निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है ना। और हीड गायन ये मालवा का प्रसिद्ध लोकगीत है ना। और आल्हा गायन ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है। आल्हा, बुंदेलखंड, हीड गायन मालवा, निर्गुणी गायन निमाड़ और नाथपंथी गायन निमाड़। और जो प्रहलाद सिंह टिप्पानिया है इनका संबंध है निर्गुणी गायन से। तो आज की क्विज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर मज़ा आया हो क्विज में, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो रेगुलर फॉलो करें। हम लोग रेगुलर डेली बेसिस पर डेली हम यूनिट वाइज क्वेश्चन लाएंगे, डेली हम यूनिट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हर प्रश्न, जैसे हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया, बिल्कुल इसी तरह से सारी क्विज बनाई जाएगी। अब कल जो है हम लोग यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे इस महाअभ्यास सीरीज में। बने रहिए, धन्यवाद।